चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे 1857 के रिवॉल्ट्स के बारे में। रिवोल्ट, ठीक है, ये क्या है? 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने समझा दिया था रिवोल्ट, रिवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या फर्क होता है, और ये भी बता दिया था कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ इसके पीछे क्या क्या वजह रही थी। तो टोटल एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि रीजन्स क्या क्या थे इस रिवोल्ट के, ठीक है। क्या रीजन? REASON, ठीक है। रीजन यानी कारण। बता सकती है क्या कारण था? पहला, चलो मैं लिखता हूँ, तू बोलते जा। सोशल रिफॉर्म, मैं यहाँ एक ही बार में लिख देता हूँ रिफॉर्म्स, ताकि मैं बार बार लिखना ना पड़े। रिफॉर्म्स, किए गए सुधार, 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 ठीक है। कुछ इसमें से सुधार अच्छे भी थे और कुछ खराब थे। जैसे पहला था सोशल रिफॉर्म, सोशल, ठीक है। दूसरा क्या था? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। तीसरा रिलीजियस, रिलीजियस। चौथा वही हो गया ना, रिलीजियस कल्चरल, समझ में आ गया, कल्चरल रिफॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आर्मी रिफॉर्म हो गया, ठीक है। नहीं, आर्मी रिफॉर्म को अलग से बताना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम लोग देखेंगे कि लाइक कैसे कैसे पेंशन दे करके पहले लोगों को लत लगाई और उन्हें अपने एरिया से दूर भेजा और बाद में पेंशन को बंद कर दिया, है ना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव में था। उसके बाद इसमें क्या था? उसके बाद जैसे हमने देखा था ये आर्मी रिफॉर्म, आर्मी रिफॉर्म, ठीक है, आर्मी रिफॉर्म। अच्छा, इससे पहले लिख देता हूँ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, आर वार का सुविधा, ये तो अच्छी ही थी, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, ठीक है। फिर छठवां था आर्मी रिफॉर्म, आर्मी रिफॉर्म। और सातवां बना हमारा तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण जिसे हम कहते हैं इमीडिएट रीजन। क्या था? इमीडिएट रीजन, इमीडिएट रीजन। इमीडिएट रीजन में हमको देखना है, हमको क्या देखना था? ये मंगल पांडे के बारे में, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, ओके। तात्कालिक रीजन यानी इमीडिएट रिफॉर्म में हमने मंगल पांडे के बारे में समझा था। देख, सोशल रिफॉर्म में एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि सोशल रिफॉर्म में अंग्रेजों ने क्या किया कि सती प्रथा को बंद कर दिया, विडो रीमैरिज चालू कर दिया, चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया था और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस को खत्म कर दिया था, ठीक है। ये सारी वजह थी। रिलीजियस में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर किया था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर किया था। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में उन्होंने प्रेस लगाया था, तार लगाई थी, पोस्ट की सुविधा लाई थी, बात समझ में। उसके बाद ट्रेन व्रेन को चलाया था, ट्रेन चलाया था तो ट्रेन में जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब एक ही साथ ट्रेवल करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मण कैटेगरी के जो लोग थे उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्या होने लगा? विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि उनके साथ शूद्रों को बैठाया जाने लगा था। ये था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। और फिर आर्मी रिफॉर्म में हमने देखा था कि जो भारत के लोग होते थे उन्हें बड़े पोस्ट नहीं दिए जाते थे, उनमें
जो रिलीजियस लोग होते थे उनको छूट नहीं दी जाती थी। अगर कोई कान में बाली पहनता तो उन्हें रोक दिया गया, ठीक है। कोई दाढ़ी रखना चाहता था तो उसे रोक दिया गया। पगड़ी बांधना चाहता था तो उसे हटा दिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से आर्मी रिफॉर्म की वजह से अलग अलग जो धर्म थे उसमें भी उस धर्म उस वहां के लोगों के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या आने लगा, द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी थी। बात समझ आ रही है? ओके। उसके बाद हमने देखा था ये तेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के जरिए क्या हुआ था कि जो पहले अंग्रेज लोगों को पेंशन दिया करते थे वो पेंशन बंद कर देते थे लास्ट में जाकर के। और हमने इसका एग्जांपल देखा था नाना साहब का, कि नाना साहब कानपुर में जो नाना साहब थे उनका पेंशन बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसी सब को लेकर के भारतीय समाज का हर एक तबका, ठीक है, हर एक तबका अंग्रेजों से त्रस्त हो चुका था। और कहते हैं ना कि लोहा एकदम गर्म हो जाए और तभी हथौड़ा मारो, और वही सिचुएशन हो चुकी थी। पूरी की पूरी समाज में एकदम एक उबाल की भावना अंदर अंदर उबल रही थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। और एक रीजन बना मंगल पांडे, ठीक है, यानी उसे हमने कहा तात्कालिक रीजन, इमीडिएट रीजन। मंगल पांडे के समय में स्टोरी क्या हुई कि जैसे मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर कलकत्ता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में है बैरकपुर के 34 रेजिमेंट यानी 34 इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे। वहां पर उनको उनके लिए क्या आया, नई राइफल आई जिसे एनफील्ड राइफल कहा जाने लगा। अब पहले वो लोग बेस फील्ड राइफल चलाते थे, लेकिन बेस फील्ड राइफल बहुत दूर तक मार नहीं सकती थी, उसका वेट थोड़ा हैवी था। उसकी जगह एडवांस राइफल आई, एनफील्ड राइफल, जिसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक थी और वो वेट में थोड़ी हल्की थी। लेकिन उसमें समस्या थी कि उसके अंदर जो कारतूस भरे जाते थे, देखा समझ, ठीक है, उसके अंदर जो गोली भरी जाती थी, इसको आराम से समझ। ये है मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे। ये कहाँ सैनिक थे? बैरकपुर कहाँ? वेस्ट बंगाल में। तो इनके बारे में पहले मैं समझाता हूँ। ये क्या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे? नहीं, मंगल पांडे यूपी के बलिया के थे। कहाँ के? हाँ, यूपी के बलिया के। मैं तुझे दिखाता हूँ ये बलिया कहाँ है। देख, ये है अपना प्यारा भारत, ये यूपी, और यूपी में यहाँ जाएगी तो यहाँ तुझे मिलेगा कोने में बलिया। तो गाना सुना ना, आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, है? हाँ, तो ये बलिया के थे कौन? मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे ये बलिया के थे। बलिया यूपी में आता है। और उन्हें आर्मी मतलब कि उन्हें सैनिक में भर्ती करके कहाँ रखा गया था? यहाँ तेरा वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में। पता नहीं अभी इसमें ऐसे दिखेगा कि नहीं, तो सर्च करना पड़ेगा। बैरकपुर, एयरपोर्ट नहीं है, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर। देख, बैरकपुर कहाँ गया, आ जाओ, ये, हाँ, यहाँ, ठीक है। उन्हें उनकी जो टुकड़ी थी 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, कलकत्ता के पास ही है बैरकपुर, यहाँ पर उनकी टुकड़ी को रखा गया था। और वो इसी अपने टुकड़ी के क्या थे? सेनापति थे। मतलब एक सैनिक थे, सेनापति नहीं थे। एक हायर रैंक पे थे फिर भी अपने टुकड़ी में, ठीक है। तो क्योंकि तुझे पता है कि जो इंडियंस होते थे, इंडियंस को हायर रैंक पर नहीं बिठाया जाता था। तो बहुत हो गया कि जैसे सोल्जर लेवल से ऊपर हो गया, सूबेदार, नायब सूबेदार वगैरह, हवलदार वगैरह तक ले गए, उतना बहुत है, लेकिन उससे ऊपर नहीं ले जाया करते थे, ठीक है। तो ये मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग करते थे? बलिया से। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मिनट, बलिया, ठीक है, यहाँ लिख दो, बलिया। बलिया कहाँ है? यूपी में, ठीक है। और ये सोल्जर कहाँ पे थे? सोल्जर थे बैरकपुर, ठीक है? बैरकपुर कहाँ? कलकत्ता या वेस्ट बंगाल लिख दूं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। कौन से इन्फेंट्री बटालियन के? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, ठीक है।
नेटिव इन्फेंट्री इन्फेंट्री, ठीक है। 34 नेटिव इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे। कहां से बिलोंग करते थे? तो बलिया से। सोल्जर कहाँ पे थे? तो बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में। कौन से नेटिव इन्फेंट्री के? तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के। अब देख, इनके लिए जो आई ये थी एनफील्ड राइफल। क्या थी? एनफील्ड राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल। इस राइफल की खासियत क्या थी? ये दूर तक मार सकती थी, वजन में हल्की थी। लेकिन समस्या ये था कि इसके अंदर ये जो गोली आती थी, गोली, ठीक है, गोली जो भरी जाती थी, उसे पहले क्या करना पड़ता था कि एक ऐसा पेपर रहता था, कागज का, उसका कवरिंग, ठीक है, ऊपर, इसमें सारा का सारा बारूद भरा है, ठीक है, बारूद। अब इस बारूद को पहले दांत से फाड़ करके निकालो, जैसे इसमें दिखाया है, ठीक है। उसके बाद इस बारूद को इसमें भरो, ठीक है, और उसके बाद ये जो गोली निकलती थी, गोली, और इस गोली को उसमें डालो और इस डंडे से ऐसे खच खच खच, मतलब कि वो जो उसका लोखंड रहता है उससे मार के उसको ठूसो ठूसो, ताकि ये जा करके कैसा रूप ले लेगा। देख, आगे हो जाएगा गोली, गोली, और पीछे हो जाएगा बारूद पूरा, ठीक है। और जब तू ठूस देगी तो एकदम प्रेशराइज हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा। और जैसे ही इधर से तू ट्रिगर दबाएगी, ये जाकर के मारेगा खट, और जब खट मारेगा तो इसमें स्पार्क हो जाएगा, आग लगेगा, और जब आग लगेगा तो गोली निकलेगी सटाक से आगे। बात समझ में? यहाँ तक तो सब कुछ चीजें ठीक थी, ठीक है, चलो हाँ ये गोली वोली है, सब ठीक। इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये जो बुलेट थी, ठीक है, ये देखिए बुलेट जो दिख रही है, तो बुलेट ऐसे होती है ना, बुलेट, तो बुलेट ऐसी होती है, ठीक है। इस बुलेट का ये जो केसिंग था ना, केसिंग, ये आसानी से स्लिप कर सके और काफी समय तक प्रोटेक्ट रह सके, इसके ऊपर एक ग्रीस लगाया जाता था, ठीक है, ग्रीस, इसके ऊपर ग्रीस लगाया जाता था। इस ग्रीस में चर्बी लगाई जाती थी। अब ग्रीस बनेगा कैसे? जैसे कि तुम चाहे अब पेट्रोलियम वगैरह निकालो, तो पेट्रोलियम से भी ग्रीस वगैरह का बना जा सकता है, जो कचरा निकलता है उससे बचता है लास्ट में। लेकिन उस वक्त पे पेट्रोलियम थोड़ी इतना एक्सट्रैक्ट होता था, मशीनरी थोड़ी थी, तो वो लोग क्या सोचे कि हमारे पास सस्ता से सस्ता माल क्या है। अंग्रेज हमेशा ये सोचते थे कि सस्ता से सस्ता माल खरीदा जा सके किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो उन लोगों ने देखा कि गाय और सुअर की चर्बी आराम से अवेलेबल है, सस्ती है, गाय की चर्बी मैक्सिमम है, और जो कि सुअर की चर्बी वो काफी लंबे समय तक चलेगी। तो उन लोगों ने गाय और सुअर की चर्बी को लिया और उसका बनाया ग्रीस, और इस ग्रीस को इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया। अब देख, इस लगा हुआ है ग्रीस की, गाय और सुअर की चर्बी किस पर? इस गोली पर। ये भरा हुआ है किसमें? इस पैकेट में। फाड़ना है इस पैकेट को मुंह से, लेकिन अब देख, तू पैकेट को मुंह से फाड़ेगी तो तुझे ये सुअर की चर्बी थोड़ी मुंह में जा रही है तेरे, ठीक है, सुअर की चर्बी मुंह में नहीं जा रही है। लेकिन समस्या क्या होता है, जो ये अपना जैसे कि जाति पाति या धर्म और मानते हैं, जैसे मिश्रा जी है, ठीक है, मिश्रा जी की समस्या ये है कि भाई अगर तुम नॉनवेज खा रहे हो, ठीक है, नॉनवेज खा रहे हो जिस बर्तन में, उस बर्तन में तुम उसको तुम बढ़िया से साफ सुफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसमें पानी उनको लेकर जाके दो, वो पियेंगे नहीं। क्या उस बर्तन में नॉनवेज लगा है? तूने साफ वाफ कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो नहीं पियेंगे। क्यों? मेंटलिटी है, मान्यता है, उनका अपना अपना थिंकिंग है। वैसे ही उस वक्त में सोच, उस वक्त में आज से 250 साल पहले लोगों की मान्यता थी। लोग जो मानते थे कि हाँ जाति है, धर्म है, गाय है, सुअर, चर्बी है, ठीक है, मांस मछली है, इन सब चीजों को लेकर के अब इस पर जो ग्रीस लगा हुआ था, उसे, इसको तो कुछ नहीं करना था, लेकिन दांत से फाड़ना था ये। जब ये दांत से फाड़ते थे तो उनको ये समझ में आता था कि भाई हमारा का पूरा ग्रीस हम किसे फाड़ रहे हैं, मतलब ये जो सुअर की चर्बी लगी है हम उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। बट ये तो अनटचेबल था, समझ रहे क्या? ये तो अनटचेबल था। लेकिन वही इनडायरेक्ट वाली चीजें आ जाती है कि अगर इसमें लगा हुआ है, इसको तुम किसी कटोरी में रख दो तो कटोरी क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा, मतलब कि हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब इसी की वजह से, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, और सुअर जो होता है वो मुसलमानों के लिए हराम होता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर सुअर और गाय की दोनों की चर्बी लगी हुई, तो सिपाही जो है, सिपाही मतलब कि आर्मी में तो हिंदू मुसलमान सब है, हिंदू मुसलमान सब है।
तो इस चीज को लेकर के जो मंगल पांडे ठहरे एक पंडित पंडित पहले पहले इन्होंने जब ये बात फैली कि जो नया कारतूस आया है एनफील्ड राइफल के लिए, उस कारतूस में की गोली में लगी है सुअर और गाय की चर्बी, तो इन्होंने पहले कंफर्म करवाया अपने बड़े लीडर से कि सर ये बात सही है क्या। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये बात झूठ है, क्योंकि किसी ने अफवाह फैलाई है। तो मंगल पांडे बोले कि ठीक है आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान लेता हूँ। तो पहले लीड किया था मंगल पांडे ने ही जाकर के मुंह से फाड़ा और गोली को चलाना वलाना देखा कि हाँ ठीक है ऐसे चलता है। फिर मंगल पांडे को देख करके दूसरे लोगों ने भी मुंह से फाड़ करके गोली भर करके चलाना शुरू किया। लेकिन जब मंगल पांडे को हकीकत पता चलती है कि यहाँ पर सच में एक्चुअली में जिस कंपनी में ये ग्रीस बन रहा होता है वो कंपनी एक इंडियन की ही रहती है, और वो ये रहता है जाति से क्या बोलते हैं उसको, पारसी रहता है। तो पारसी लोग देख धंधा वंदा बहुत जबरदस्त करते हैं, ठीक है। पारसी रहता है तो वो जा करके बता देता है कि देखो भाई ऐसा ऐसा ये कंपनी कर रही है हमारे साथ, मतलब कि तुम लोगों के साथ ऐसा कर रही है, यहाँ पर ये मेरी ही कंपनी है, मेरी कंपनी में ये ग्रीस व्रीस बनता है, यहाँ सुअर उअर की चर्बी है, वो ले जाके दिखा देता है। अब मंगल पांडे को आ गया गुस्सा। मंगल पांडे गए अपने उस ऑफिसर के पास, उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा ऐसा किया, अब तक हमने तुम्हारा साथ दिया, अब तुम हमारा क्रोध देखोगे, मतलब भारतीयों का क्रोध देखोगे। और वहीं से मंगल पांडे ने विद्रोह छेड़ा, किसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, ठीक है, कंपनी के खिलाफ। उन्होंने वहां पर इनको जो कैप्टन था उसको गोली मार दिया, और जब गोली मार दिया और तब तक क्या हो गया था कि गोली मारने के तुरंत तो गोली नहीं मारा गया, एक्चुअली थोड़ी सी कहानी पीछे ले जाता हूँ। इन्होंने देखा कि ऐसा सिचुएशन हो गया है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, अब मुझे जो कि सब निकाल देंगे, जात बाहर कर देंगे, तो ये मायूस होकर बैठे हुए थे। तब तक इनके साथी वाले आए, वो लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं मंगल, जो है तुमने जो किया वो अनजाने में हुआ, अनजाने में की गई गलती गलती नहीं मानी जाती है, ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो लोग बोले कि चलो अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो मंगल पांडे भी उन लोगों के साथ हो गए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अब देखो अब तो हमें पता चल गया है, अब हम लोग क्या नहीं करेंगे, कारतूस को मुंह से नहीं फाड़ेंगे, ठीक है, कारतूस को मुंह से नहीं फाड़ेंगे, यानी कि अब हम वो गोली नहीं चलाएंगे। अब आर्मी में ऐसा है कि अगर कोई तेरा सीनियर ऑर्डर दे रहा है और तू नहीं मानेगी, तब तो सीनियर की बेइज्जती। यही हुआ जो कि जब बैरकपुर में इन लोगों को रखा गया था और इन लोग का सीनियर जो था वो ऑर्डर दे रहा था, ये लोग कोई सुन ही नहीं रहे थे। तब उन लोग के सामने समस्या आई, तो जो सीनियर था उसने कहा कि आओ जल्दी से इसको चलाओ, नहीं तो मैं तुम लोग को तोप से उड़वा दूंगा ठीक है, तोप से उड़वा दूंगा। तो ये लोग बोले कि कोई भी नहीं हिला, मतलब सब समझे, मतलब कि कोई हिला ही नहीं, और सब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। तब ऐसा हुआ कि जो सब लीडर थे, लीडर के साथ और लोग भी जो थे उसके, उन लोगों ने कहा कि देखिए सर यहाँ से निकल चलते हैं, अभी परेड को खत्म कर देते हैं, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे या कुछ बड़ी घटना हो जाएगी। उसने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो था अंग्रेज, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, तो गया अपने बड़े लीडर्स के साथ बातचीत की, तो ये डिसाइड हुआ कि बैरकपुर की कुछ टुकड़ी को एक काम करो, बंगाल से उठा करके बिहार में बहरामपुर में भेज दिया जाए, क्योंकि बहरामपुर के जो सैनिक थे वो लोग आराम से कारतूस वरतूस को फाड़ फूड़ के यूज कर रहे थे। तो उनको लग रहा था कि ये बैरकपुर के जो लोग हैं वो बहरामपुर जाएंगे तो देखा देखी वो लोग भी यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही लेकिन बहरामपुर के सैनिकों को जैसे पता चला, उन लोगों ने भी कहा हम भी नहीं जो कि यूज करेंगे। तब बहरामपुर का जो लीडर था वो भी गुस्सा हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे भारत में फैल गई, जहां जहां सैनिक टुकड़ियां थी, चाहे वो बहरामपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया हो गया, ठीक है, सारी जगह पे जहाँ सैनिक छावनी थी, कैंट था, वो सब जगह पता चल गया। सब लोगों ने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि पकड़ के पहले ही एक उनका लीडर था, उस लीडर को ही पकड़ के फोड़ दिया बहुत, ठीक है। और जब उसको पकड़ के फोड़ दिया तो फोड़ने के बाद क्या किया कि उन लोगों ने वहां से जैसे कि जो छावनी है बैरकपुर मान ले है, बैरकपुर में अगर किसी को पीटा तो वहां जो सारा का सारा एमुनेशन रखा गया है, ठीक है, मतलब कि गोदाम रहेगा ना जहाँ पे सब बंदूक रहेगा, कारतूस रहेगी, उन सबको लूट लिया, कहा लूट लेते हैं, इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे।
ठीक है। जब लूट लिया तो अब इनके ऊपर देख क्या लग गया, आरोप लग गया कि इन लोगों ने किसको लूटा है, गोदाम को लूट लिया है। यानी अब इन लोग के ऊपर जो कि म्यूटिनी का वो आरोप लगा दिया गया कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और इन्हें सजा देनी जरूरी है। तो जब इस बात का पता चला कि ये लोग कहाँ पर लूट करके सब छुपे हुए हैं, वहां पर जो अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज अपने साथ तोप लेकर के आ गए। और जब तोप लेकर आए तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम भी लड़ने के लिए तैयार है, हमारे पास भी हथियार है। और ये लोग हथियार लेके रेडी हुए तो चारों तरफ से जितने भी इंडियन सोल्जर थे, इन लोगों ने पूरा घेर लिया। क्या करके, आग जला करके, मसाल पहले जलाते थे, मसाल जला करके चारों तरफ से उन लोग को घेर लिया। और घेरने के बाद वो लोग, जब अंग्रेज सैनिक देखे कि भाई अब तो हम लोग मारा जाएंगे, वो लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद वो लोग सोचते कि अब इस तरीके से तो हम इंडियन आर्मी मतलब कि इंडियन सोल्जर्स को हरा नहीं पाएंगे, एक काम करो, बड़ी फौज मंगाओ। तो उस वक्त विक्टोरिया की, रानी विक्टोरिया मतलब वहाँ लंदन से जो फौज थी, लंदन की फौज, वो उस वक्त म्यांमार में काम कर रही थी। म्यांमार में जगह है रंगून, ठीक है, रंगून में वहाँ डिप्लॉय थी। और इन लोगों ने वहाँ खबर भेजा कि रंगून से फौज को यहाँ बंगाल कोस्ट पर भेजो, वेस्ट बंगाल पे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। ठीक है, अब ये चीज वहां से, रंगून से जैसे ही ये आने लगी, फौज आने लगी, आते और जैसे ही बैरकपुर में पहुंची, उसी दिन मंगल पांडे ने जो कि कहा अब तो मतलब हाथ हो गया, अब अगर नहीं लड़ूंगा तो सारा का सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। मंगल पांडे गए, उठाए हथियार और मार दिए अपने एक जो कि लीडर को, मतलब जो बड़ा उनका अधिकारी था उसको गोली से मार दिया। गोली से मारने के बाद देखे कि इतनी सारी सैनिक आ रही है, तो उन्होंने अपने आप को भी गोली मार ली थी। लेकिन जो बड़ा अंग्रेजों का बड़ा लीडर था, उसने कहा था कि देखो ये मंगल पांडे मरना नहीं चाहिए, हमें इसके लिए मिसाल कायम करनी है। यानी इसको जब फांसी पर लटकाएंगे सभी लोगों के सामने, तो सभी लोगों के अंदर डर भर जाएगा कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने मंगल पांडे को हॉस्पिटलाइज किया, तुरंत थोड़ा जो कि गोली बहुत अंदर तक नहीं गई थी, तो रिकवर होकर वो जल्दी ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद ही उन्हें सबके सामने बैरकपुर में फांसी दे दिया। बात समझ में? बैरकपुर में फांसी दिया। तो ये फांसी उन्हें दी गई 8 अप्रैल 1857 को। कब दिया फांसी? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857। ठीक है, 8 अप्रैल 1857। अब जैसे ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दी गई, सारे लोगों के अंदर गुस्सा एकदम टूट पड़ा। बोले अब चाहे हथियार हो या ना हो, हथियार हो या ना हो, अब इन्हें हम पीटेंगे। ठीक है, अब इन्हें हम पीटेंगे। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, मेरठ में, ठीक है, देख मेरठ में पूरे, देख डिसाइड हुआ था कि पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होगा 30 कब, मई को, 30 मई को। लेकिन मेरठ में 10 मई को वहां के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह बोल दिया, यानी कि अपने जो अंग्रेज सैनिक थे उन लोग को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देख यहाँ लखनऊ है, लखनऊ के ऊपर तुझे मिलेगा मेरठ, मतलब कि इधर, यहाँ पे। ठीक है, इधर मिलेगा मेरठ। मेरठ में मेरठ मेरठ में जो है कितने नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया? 20 20 नेटिव इन्फेंट्री, 20 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857 को रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि इस रिवोल्ट में अभी कोई लीडर नहीं बना था कि भाई, क्योंकि होता ना कि तुम्हें अगर देश में पूरा का पूरा विद्रोह करना है तो कहीं तुम्हारा एक लीडर होना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग यहाँ से, मेरठ है, मेरठ से दिल्ली की पास ही है, ये लोग सारे के सारे लोग गए दिल्ली। और दिल्ली में उस वक्त थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर तो 80 से 82 साल का बुढ़ा हो चुका था, बीमारी से ग्रस्त रहता था। लेकिन क्योंकि वो दिल्ली पर राज कर रहा था, इसलिए एक चेहरा चाहिए था जो पूरे भारत का एक क्या बन सके,
पताका बन सके, यानी कि कोई कहे ना कि भाई हमारा लीडर ये है, हम इसके लीडरशिप में ये विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग गए यहाँ पे और बहादुर शाह को बोले एक काम करो बहादुर जी, आप कुछ मत करो, खाली फोटो खिंचवा लो हमारे साथ, बाकी का सारा काम हम कर देंगे। ठीक है, हाँ पहले इतना समझ ना समझते हैं। देख, पहली चीज मेरठ। मेरठ मेरठ में कितने नेटिव इन्फेंट्री? 20 नेटिव इन्फेंट्री। इन लोगों ने रिबेलियन कर दिया कब? 10 मई। रिवोल्ट 10 मई 1857 को। 1857 को इसके बाद ये लोग कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कितने साल का हो गया था? 80 ईयर। ठीक है, 80 साल का हो गया था। इसको इन लोगों ने ये बनना नहीं चाह रहा था बहादुर शाह जफर, लेकिन जबरदस्ती बोले एक काम करो, फोटो वोटो खिंचवा लो महाराज, कोई रहेगा नहीं तो किसके लीडरशिप में हम लोग लड़ेंगे, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन कह रहा है, किसी की कोई बात ही नहीं मानेगा। तो बोला बहादुर कि अरे मैं तो वैसे ही झरझरा मर जा रहा हूँ, बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर भी इसको समझाए, इसको कसम दिए कि आपको आपके परदादाओं की कसम, जो कि आपके जो परदादाओं की प्रेमिकाओं थी उनकी कसम, अनारकली की कसम, ये सब बोले। तो बहादुर शाह जफर बोला हाँ हाँ हम मारेंगे अंग्रेजों को, अंग्रेजों को मारेंगे। ठीक है, जब अंग्रेजों को मारेंगे, अब ये सारी की सारी जान जैसे प्लानिंग हो रही थी और तब से के बहादुर शाह जफर की बीवी थी जीनत महल। ठीक है, जीनत महल। जीनत महल इतनी बकलोल कि इसको लगाना कि ये सारी की सारी सूचना अगर हम अंग्रेजों को दे देते हैं ना तो अंग्रेज हमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेज हमें कुछ नहीं करेंगे। ये गई, ये सारी की सारी बात अंग्रेजों को बता दी, देखिए ऐसा ऐसा है, पूरे देश में एक साथ मिल करके आपको ढूंढने थारने वाले हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों को जैसी सूचना मिली, अंग्रेजों ने रंगून से तो सैनिक मंगवाए ही थे, ब्रिटेन से भी सैनिक का ऑर्डर कर दिया कि भाई आओ यहाँ पे। ठीक है, हथियार हथियार लेकर के आओ पूरा। अब बताओ, ये जीनत महल थी, पागल थी कि नहीं? जी। ठीक है, जीनत महल गई, अंग्रेजों को बता दी, अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज आए यहाँ, बहादुर शाह और जीनत महल के सामने ही इनके बच्चों को मार दिया। ठीक है, इनके बच्चों को मार दिया, बहादुर शाह को भेज दिया रंगून। ठीक है, बहादुर शाह को भेज दिया रंगून और वहीं पर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक है, तो देख, ये थी इसकी बीवी का नाम क्या था? जीनत महल। ठीक है, नाम देख रहे कितना खतरनाक है, और काम जीनत महल। ठीक है, जीनत महल। इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसे दे दिया? अंग्रेजों को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलेगा दे देता हूँ, इन्फॉर्म ब्रिटिश। बात समझ में आ गई? ओके, ब्रिटिशर्स ने इसे, हाँ, जो है बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया? रंगून। ब्रिटिश सेंट बहादुर शाह रंगून। रंगून और रंगून में 1862 में जाकर के कौन मर जाता है? बहादुर शाह। ठीक है, राइट।
इसने मरने से पहले ही अपना एक मकबरा बनवाया था, मतलब कि दिल्ली में ही कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे इसी में दफनाना। उसका मकबरा खाली रह गया। तो जो इंसान मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवाता है उसे कहते हैं हयाती मकबरा, हयाती टॉम। तो कहेगा कि किसका हयाती टॉम खाली है? बहादुर शाह जफर का। ठीक है, बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर की बीवी का नाम जीनत महल। इसने इंफॉर्मेशन किसे दी? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इंफॉर्मेशन दे दिया था। ठीक है, देख तो कहेगा कि 1857 की क्रांति का पूरा लीडर कौन बना? लीडर था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, देख 10 तारीख को, 10 मई को मेरठ में अटैक, मतलब कि रिवोल्ट चालू हुआ और ये लोग पहुंचे थे एक दिन बाद 11 मई को। और 11 मई को कहाँ चालू हो गया था रिवोल्ट? दिल्ली में। ठीक है, 11 मई को रिवोल्ट चालू हो गया दिल्ली में। इतना समझ में आया? दिल्ली में 11 मई को रिवोल्ट चालू हो गया। ठीक है, अब धीरे 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 करते करते पूरे देश में लखनऊ, कानपुर, पटना, ठीक है, ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, हर जगह ये विद्रोह पूरी तरीके से फैल गया। ठीक है, पूरी तरीके से फैल गया। अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लेस से, ठीक है, कौन से प्लेस से किसने लड़ाई करी थी, कौन पार्टिसिपेट किया था। इतना क्लियर है? ओके, देख मैंने इसमें तो सारा का सारा लगा, इसमें सारा का सारा लगा दिया हूँ। अब बस मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे कहेगा कि मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री के लोगों ने किया था। दिल्ली से लीडर बनाया गया बहादुर शाह जफर को। ठीक है, दिल्ली से लीडर बनाया गया बहादुर शाह जफर को। फिर उसके बाद अगर पूछेगा कि जैसे ये कानपुर से, ठीक है, कानपुर से, तो कानपुर से नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब, समझ में आ रहा है? फिर ऐसी लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बात समझ में आ रही है? बेगम हजरत महल। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली, बताया था ना वो जो भाषण देते थे एकदम खतरनाक, हाँ, लियाकत अली। तो ऐसे ही सबके बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अब ये मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो नाम याद है, मेरठ, मेरठ का तो लिख दिया हूँ ना, तो मेरठ नहीं, सीधा यहाँ से लिखता हूँ। मेरठ हो गया है, दिल्ली हो गया है, मेरठ हो गया है, दिल्ली हो गया है। यहाँ क्या है पास में? कानपुर। ठीक है, कानपुर। देख कानपुर से तुझे दो लोग मिलेंगे, एक नाना साहेब, और नाना साहेब की हेल्प करने के लिए आए थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने नाना साहब की भी हेल्प की थी और झांसी की रानी की भी हेल्प की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले मेरठ, अरे मेरठ नहीं, कौन सा नंबर हो जाएगा? तीसरा नंबर, ये कानपुर, तीसरा नंबर कानपुर। कानपुर से किसने किया? नाना साहब, नाना साहब। ठीक है, नाना साहब की हेल्प करने के लिए कौन आए थे? तात्या, ठीक है, तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद कहेगा कि ग्वालियर या झांसी से, ग्वालियर या झांसी से। एक ग्वालियर, ग्वालियर की राजधानी हुआ करती थी झांसी। ठीक है, ग्वालियर की राजधानी हुआ करती थी झांसी, क्योंकि ग्वालियर में जो राजा थे उनका नाम था गंगाधर राव, और वाराणसी की थी मनु। ठीक है, उनकी शादी हुई ग्वालियर के, हाँ, मणिकर्णिका, उनकी शादी हुई ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से। ग्वालियर की कैपिटल थी झांसी में, तो लोग राजा रानी कहाँ रहते थे? झांसी में। गंगाधर राव की 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है। झांसी में कौन संभालता है? झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
तो चाहे ग्वालियर कहे या झांसी कहे, क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ग्वालियर झांसी तो हो जाएगा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई। उसके बाद आएगा लखनऊ, 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 लखनऊ या अवध, अवध। ठीक है, यहाँ से किसने किया? बेगम हजरत महल। ठीक है, नवाबों को, जो नवाब थे, बेगम हजरत महल। जीनत महल कौन थी? बहादुर शाह जफर की बीवी। ठीक है, ओके। उसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली। ठीक है, उसके बाद देख, यहाँ हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे? कानपुर हो गया, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली, इलाहाबाद। अब यहाँ बिहार में पटना। ठीक है, बिहार में पटना, और ये जगदीशपुर, आरा के पास है जगदीशपुर। तो देख, पटना में थे पीर अली, पीर अली, पटना में वो बुक बेचते थे, बुक सेलर, मैंने बताया था ना कल स्टोरी। हाँ, तो पटना, पटना, पटना से पीर अली, पीर अली किताब विक्रेता थे। उसके बाद जो है यहाँ अपना जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर से किसने लीड किया? तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। अब देख, जब यहाँ यहाँ से लोग विद्रोह करेंगे, तो भाई यहाँ अंग्रेज भी तो होंगे कोई ना कोई जो आकर के इनको रोकेगा, है ना? तो देखते हैं कि इन सबको रोकने के लिए कौन कौन से अंग्रेज आए थे। ठीक है, ओके। देख, यहाँ दिल्ली में जब ये बहादुर शाह और 20 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के लोग मिल करके जब ये विद्रोह शुरू किए, तो यहाँ पर दो अंग्रेजों को भेजा गया, निकोलसन और हडसन, निकोलसन और हडसन। ठीक है, अब देख, अंग्रेजों को मैं ये कलर से लिख देता हूँ, जितने भी अंग्रेज रहेंगे। ठीक है, तो दिल्ली में कौन आया? निकोलसन एंड हडसन, निकोलसन एंड हडसन। ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख, निकोलसन एंड हडसन दिख रहा है ना? निकोलसन एंड हडसन। ठीक है, हडसन। इन लोगों ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। ठीक है, इन लोगों ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। फिर अगर कहेगा कि जो कानपुर, ठीक है, कानपुर से कौन आया? तो कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए आया कैंपबेल। ठीक है, कानपुर के विद्रोह को दबाने आया कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल। ग्वालियर, झांसी से, ये वाला भूलना मत, झांसी से लड़ने आया था ह्यूज रोज, यूरोज, 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 यूरोज। यूरोज ने अपनी कहानी में कहा है, यूरोज ने कहा है कि इस पूरे 1857 की क्रांति में अगर कोई बहुत बहादुरी से लड़ा था तो वो थी झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ अगर हम बात करें, लखनऊ, लखनऊ देख, कैंपबेल पहले कानपुर को सप्रेस किया, फिर उसे भेजा गया लखनऊ। ठीक है, तो कैंपबेल दो जगह गया था, कहाँ कहाँ? एक कानपुर और दूसरा लखनऊ। कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, इतना समझा? ओके। इलाहाबाद में याद रखना जनरल नील है, जनरल नील है।
इलाहाबाद में जनरल नील, जनरल नील, ठीक है, जनरल नील है, इतना समझ में आया, जनरल नील। और ये जो जगदीशपुर थे, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह को सप्रेस करने गया था ली ग्रांट, ली ग्रांट, ठीक है, ली ग्रांट, बात समझ में आई, ली ग्रांट। देख, इसमें से हर जगह के विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था, ठीक है। झांसी की रानी मारी गई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल को कैंपबेल ने सप्रेस कर दिया था, ठीक है। लियाकत अली, इनको भी पीट पाट के रद्द कर दिया गया था। पीर अली के दुकान को बुलडोजर पहले गिरवा दिया था, इनके घर पे आग लगा दी गई थी, बुलडोजर चढ़वा दिया गया था। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह ये जीत रहे थे, लेकिन लड़ते वक्त इनके हाथ में गोली लग गई थी, तो बहुत ब्लड लॉस हुआ और उसके बाद ये भी मर गए थे। तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे वो नेपाल भाग गए थे, ठीक है, नेपाल भाग गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में तात्या टोपे को पकड़ लिया और पकड़ के उन्हें भी फांसी दे दिया था। बात समझ में? ओके, अब देख, जब ये पूरे भारत में ये सब कांड हो रहा है, तो उस पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई। उस वक्त पूरे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन इस लॉर्ड कैनिंग की कोई गलती नहीं थी इसमें, मैं समझाता हूँ। लॉर्ड कैनिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पहले आया था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी सारा कांड कर रहा था, किसी का जमीन हड़प ले रहा था, तो किसी का जो कि राज्य हड़प ले रहा था। जैसे यहाँ जो लखनऊ यानी बेगम हजरत महल का जो पूरा राज्य था, उसने कुशासन लगा के हड़प लिया। झांसी की रानी के यहाँ लड़का नहीं है, तो उसने कहा कि तुम्हारे के बाद झांसी हमारी अंडर हो जाएगी। इलाहाबाद यहाँ जगदीशपुर में जो वीर कुंवर सिंह थे, उनका जमींदारी छीन लिया। सारा का सारा कांड करके गया था डलहौजी। डलहौजी की नीति को क्या कहा गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। सारा का सारा कांड किया डलहौजी, ठीक है, सारा का सारा कांड किया डलहौजी। और पिटाया कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है, पूछेगा कि 1857 के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इतना समझ में आया? ओके, देख, यहाँ जो रानी की लक्ष्मीबाई थी, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने कौन आया था? ये ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को लास्ट में, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ थे ये वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ये वीर कुंवर सिंह से लड़ने कौन आया था? वीर कुंवर सिंह से लड़ने कौन आया था? नहीं, ली ग्रांट। चल, पहले ये सबको याद रख, पहले ये सब याद कर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बता, दिल्ली में सप्रेस करने कौन आया? दिल्ली में आया निकोलसन एंड हडसन, दिल्ली निकोलसन एंड हडसन, ठीक है, दिल्ली निकोलसन एंड हडसन। उसके बाद कानपुर कैंपबेल, फिर उसे भेजा गया लखनऊ कैंपबेल, दिल्ली निकोलसन एंड हडसन। कानपुर लखनऊ, देख पास पास ही है ना, कानपुर लखनऊ पास पास है, तो कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल, कानपुर लखनऊ कैंपबेल। झांसी की रानी यूरोज, ठीक है। जगदीशपुर ली ग्रांट, जगदीशपुर ली ग्रांट, ठीक है। इलाहाबाद में जनरल नील, इलाहाबाद जनरल नील, ठीक है। बता, दिल्ली
निकोलसन एंड हडसन, कानपुर लखनऊ कैम्पबेल, कानपुर लखनऊ कैम्पबेल, कानपुर लखनऊ कैम्पबेल। उसके बाद जगदीशपुर ली ग्रांड, ली ग्रांड, ली ग्रांड, झांसी झांसी यूरोज यूरोज यूरोज, इलाहाबाद इलाहाबाद इलाहाबाद, जनरल नील। इतना समझ में आ गया? ओके देख ये ठीक है, ये तो कौन थी ये महिला कौन थी? जीनत महल। जीनत महल ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए अंग्रेज आए, इनके बच्चों को मार दिया, इसे भेज दिया। ये सब तो कहानी देख लिया हम लोगों ने। अब देख हम ये आगे समझते हैं कि ये दोनों चीजें याद रखने से मैंने लगाया यहाँ पे, जो है रानी लक्ष्मीबाई से मतलब लड़ने आया था यूरोज, ठीक है यूरोज। और यहाँ ये कौन है? ली ग्रांड किससे लड़ने आया था? वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है वीर कुंवर सिंह। इतना समझ में आया? ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि इस 1857 की लड़ाई में, 1857 की लड़ाई में ऐसे कौन कौन से अंग्रेज थे जिनकी मृत्यु हुई, ठीक है, इसके बारे में पूछता है। ब्रिटिश राइट, अरे यार चालू कराना राइट, ड्यूरिंग रिवॉल्ट, ठीक है। तो देख तीन लोगों का तुझे नाम याद रखना है, ये तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तीन लोग की मृत्यु। एक तो जनरल नील मारा गया, जनरल नील। जनरल नील किससे लड़ने आया था, कहाँ पे? नहीं, इलाहाबाद, ठीक है, लियाकत अली से, ठीक है लियाकत अली। उसके बाद एक था लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है लॉरेंस, लॉरेंस। और एक था हैवलॉक, हैवलॉक। ये तीन लोग थे जो मारे गए थे। कौन कौन? नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक, बोल नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक, ठीक है नील लॉरेंस हैवलॉक, नील लॉरेंस हैवलॉक, ठीक है। अब देख 1857 की क्रांति तो होने को चालू हो गई ठीक है, लेकिन एक साल बाद 1858 में ही ये क्रांति को सप्रेस कर दिया गया था। उसके पीछे कई वजह रही, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये 1857 की जो क्रांति थी, इसके फेल होने के पीछे क्या वजह थी, ठीक है। फेलियर, फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। इसके पीछे क्या वजह थी? तो इसके पीछे देख, पहले इसे सप्रेस कब कर दिया गया? 1800 सप्रेस 1858, ठीक है, एक साल बाद इसे सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है। अब देख इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ना कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं था। 82 साल का बुढ़ा को तुम लीडर बनाओगे? हाँ, 82 साल का बुढ़ा को तुम लीडर बनाओगे? तो यहाँ पर पहली बड़ी रीजन थी, देखना, सैनिक कम हो, जैसे कि कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ कुत्ते चल रहे हो, लेकिन अगर उन कुत्तों का लीडर शेर रहता है ना, तो कुत्ते बड़े से बड़े शेर को मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पीछे शेर चल रहे हो और उस शेर का लीडर कुत्ता बन जाए ना, तो सारे शेर कुत्तों से मार खा जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज हुई कि इस 1857 की क्रांति में लीडरशिप की कमी थी। पहली रीजन क्या बनी? लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप, इतना क्लियर हुआ? दूसरी चीज, कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था। अगर एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना है तो फटाक से पहुंच जाए, ऐसा कोई साधन नहीं था। तार, पोस्ट लोगों ने, अंग्रेजों ने अपने लिए रखी थी, तो नो कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लैक ऑफ
कम्युनिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। दूसरी बात, इंडियंस के पास धीरे धीरे युद्ध लंबा खींचने के कारण अम्यूनेशन खत्म हो गए, हथियार खत्म हो गए, तो लैक ऑफ अम्यूनेशन, लैक ऑफ अम्यूनेशन। ठीक है, हथियारों की कमी। उसके बाद लोगों के अंदर ना नेशनलिटी नहीं थी, मतलब कि राष्ट्रीयता के लिए कोई लड़ नहीं रहा था, भारत के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे अगर नाना साहब का पेंशन नहीं होता तो क्या नाना साहब लड़ाई में भाग लेते? नहीं। झांसी की रानी के बेटे को अगर राजा बनाया जाता तो झांसी की रानी इस लड़ाई में पड़ती? यहाँ पर जो ये सोल्जर्स के यहाँ से अगर ये कारतूस को हटा दिया गया रहता, ठीक है, वो कारतूस को हटा दिया गया रहता तो क्या सोल्जर ये रिवोल्ट छेड़ते? नहीं। ठीक है, यानी यहाँ हर चीज को देख, कोई ये नहीं सोच रहा था कि हमें देश से मतलब कि अंग्रेजों से आजादी चाहिए, खाली सबका अपना अपना एक बेनिफिट था, इसके लिए लोग लड़ रहे थे। तो एक कहते हैं ना राष्ट्रीयता या देशभक्ति की कमी। ठीक है, लैक ऑफ नेशनलिज्म या पैट्रोटिज्म। इतना क्लियर है? ओके। अब देख, इस समाज में ना जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस युद्ध में। पढ़े लिखे लोगों ने एकदम किनारा कर लिया, वो ना अंग्रेजों के साथ थे और ना ही यहाँ जो युद्ध लड़ रहे थे उनके साथ थे। तो एक ये वजह रही कि जो लिटरेट लोग थे उन लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहाँ पे, नहीं तो सलाह देते ना ये लोग कि क्या कैसे करना है, किस तरीके से हमें आगे स्टेप लेना चाहिए। तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिटरेट एजुकेटेड एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पीपल। ठीक है, एजुकेटेड पीपल, ये लोग एजुकेटेड जो लोग थे वो क्या थे? न्यूट्रल थे। ठीक है, ना अंग्रेजों की तरफ थे और ना ही इनकी तरफ। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या होगी, यहाँ पर भारत में ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, जैसे जीनत महल जो है, मध्य प्रदेश की सिंधिया घराना। ठीक है, तो सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट, इंडियन सपोर्ट, सपोर्ट टू ब्रिटिश। बता, सिंधिया घराना कौन से राज परिवार का हिस्सा था? महाराष्ट्र में शिवाजी। ठीक है, अगर शिवाजी जिंदा होते तो उन लोग को छोड़ते सिंधिया को काट डालते। ठीक है, तो एक तो जीनत महल और दूसरा सिंधिया। सिंधिया फैमिली, वास्तव में इन लोगों ने किसका साथ दे दिया? ब्रिटिशर्स का। और इसकी वजह से ये कई वजह रही जिसकी वजह से ये 1857 की जो क्रांति थी वो फेल हो गई। ठीक है, तो मेंस में पूछता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट, तो उसमें तुझे सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ इन सबको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये नहीं कि बस ये 5-6 पॉइंट लिख दिया तो वो लोग समझ जाएंगे अच्छा अच्छा यही कहना चाहती है, उसको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देख, जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सोचे अब इस इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इसकी जानकारी वहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? लंदन में पहुंचेगी। तो वहां राजा ने सोचा बाप रे बाप, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ये कर क्या रही है कि भारतीय भड़क गए इतना और इतना कूट फूट दिए, मेरे इतने सारे सैनिक मारे गए।
जो सैनिक आ रहे थे वो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे? वो राजा के सैनिक थे, लंदन का जो महारानी थी उसकी सैनिक थे सारे के सारे। ठीक है, अब उसके सैनिक यहाँ से कुटा कुटा के वहां जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा? महारानी को इंडिया में ये 1857 की क्रांति हुई, यहाँ के जो सैनिक होंगे पिटाएंगे तो अपना इलाज उलाज करवाने के लिए लंदन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ भागेंगे, किसी का हाथ कट जाएगा, आंख फूट जाएगा, तो लंदन जाएंगे तो वहां रिपोर्ट करेंगे कि नहीं कि महारानी इंडिया में ऐसा ऐसा हो रहा है। ब्रिटिश कंपनी तो सारी चीजों को छुपाती थी जल्दी, मतलब कि वो खाली अपना फायदा देखती थी, वो वही चीज बताती थी जिससे उसकी कंपनी चल सके। जैसे यहाँ वो नहीं बताई वहां पे महारानी को कि हम लोगों ने यहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी लगा वाला ये कारतूस का इस्तेमाल किया, इसलिए लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। खाली वहां इसलिए बोला होगा उन लोगों ने कि यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब रानी को वहां बैठे बैठे थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ किस लिए ये सब रिवोल्ट हुआ है। ठीक है, तो जब ये रिवोल्ट हो गया तो रानी ने बोला एक काम करो, यहाँ पर एक कमेटी बिठाओ और इसकी छानबीन करवाओ और ये क्यों हुआ ऐसा, ताकि आगे जाकर के ऐसी चीज न हुई। तो 1857 के बाद एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा गया पील कमीशन। हाँ, पील कमीशन, पील कमीशन। ठीक है, पील कमीशन कहेगा। पील कमीशन का गठन कब हुआ था? आफ्टर 1857 रिवोल्ट, आफ्टर 1857 रिवोल्ट। इसलिए तो 1857 की क्रांति की वजह जानने के लिए तो इन लोग को पता चल गया कि कंपनी मनमानी कर रही है। ठीक है, और ये अपने फायदे के लिए हिंदुओं मुसलमानों को आपस में लड़वा रही है, लोगों को के सेंटीमेंट से खेल रही है। तो इसने अपने रिपोर्ट में लिखा, पहली बात कि कंपनी पर कंट्रोल किया जाए, कंपनी पर लगाम लगाया जाए। ठीक है, इसने रिपोर्ट में क्या लिखा? कंट्रोल दी कंपनी। लिखा कि कंट्रोल दी कंपनी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि जो आर्मी है ना, आर्मी में गोरखा और पठानों को इन्वॉल्व किया जाए। जो ये है क्या बोलते हैं, पंडित लोग हैं, उनकी कमी की जाए। ठीक है, पंडित और राजपूतों की कमी की जाए। क्यों? क्योंकि पंडित है वो लोग पढ़े लिखे ज्यादा रहते हैं, कुछ गलत सही होता है तो वो अपना दिमाग लगा करके उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, राजपूत है वो लड़ाई झगड़ा करने से पीछे एकदम नहीं रहते हैं। अगर कोई जैसे कि मान ली एक पंडित है एक राजपूत है, पंडित दोस्त ने कह दिया कि देख ये गड़बड़ हो रहा है, राजपूत तुरंत तैयार हो जाएगा पीटने पाटने के लिए। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि देखो गोरखा को और पठानों को लगाओ, पठानों में ज्यादा दिमाग नहीं होता है। जैसे पूरे के पूरे यहाँ अफगानिस्तान में कौन भरे हुए हैं? पठान। ठीक है, अफगानिस्तान में पूरे के पूरे पठान ही भरे हुए हैं। तो वो लोग को देखा किस तरीके से वो लोग सिर्फ मारना काटना जानते हैं, उनको जो बोल दो वही कर देंगे, कुछ सवाल वाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज क्या कही कि आर्मी में किसकी मात्रा को, मतलब कि कौन से सैनिकों को इंक्लूड किया जाए? पठान और गोरखा। पठान गोरखा को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इन्वॉल्वमेंट इन आर्मी। और किसकी संख्या को कम किया जाए? रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्राह्मण ब्राह्मण प्लस राजपूत। ठीक है, राजपूत। इतना क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया कि नहीं? पील कमीशन ने ये सारी की सारी रिपोर्ट सौंपी कहाँ पे? वहां लंदन में। और विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया को, वहां से क्वीन विक्टोरिया ने अपना एक घोषणा पत्र भेजा कि जाओ
इसके आधार पर उन्होंने लिखा उखा सब बढ़िया एकदम बनाया और लेटर वोटर लिख करके वहां से भेजा। और यहाँ पर आता है उनका घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को यह क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। घोषणा पत्र भेजा इसने कब? 1 नवंबर 1858 को। मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो। 1 नवंबर 1858 को। उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। ये क्या था? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देख, अब मैनिफेस्टो को भेजा, रानी का मैनिफेस्टो आया, तो देख जैसे ही विद्रोह चल रहा था, मतलब कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारत का जो कैपिटल था, पहले कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता से उठा करके उसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। कैनिंग ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? कलकत्ता से इलाहाबाद, ठीक है, कैपिटल कलकत्ता, कलकत्ता टू इलाहाबाद, ठीक है। तो इलाहाबाद भी भारत की कैपिटल रह चुका है, ठीक है, कलकत्ता से इलाहाबाद। अब देख, तो जो रानी का मैनिफेस्टो आएगा तो कहाँ पढ़ा जाएगा? हाँ, कैपिटल में, यानी कलकत्ता, ये इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी का मैनिफेस्टो पढ़ा, ठीक है। अब देख, यहाँ से शुरू होता है कहानी। कैनिंग रेड मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो इन इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। कहेगा कि रानी के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अब इसने देख, इसने क्या कहा? इसमें कहा कि रानी का कहना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, और भारत का पूरा जो शासन, जहां अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, वो रानी के हाथ में चला जाएगा, ठीक है, रानी के हाथ में चला जाएगा। इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ चला गया? क्वींस हैंड, क्वींस हैंड, ठीक है, क्वींस हैंड, रानी के हाथ में चला गया, ठीक है, रानी के हाथ में चला गया, यानी क्राउन के पास चला गया, ठीक है। फिर उसने एक बात पढ़ी कि भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म, मतलब खुद गवर्नर जनरल पढ़ रहा है, गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म। गवर्नर जनरल पोस्ट खत्म। अब बता, इसको दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लेकिन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ था गवर्नर जनरल के पोस्ट को अपग्रेड करके वाइस रॉय का पोस्ट किया जाता है। गवर्नर जनरल का पोस्ट अपग्रेड करके अब उसे वाइस रॉय कहा जाएगा। जो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे क्या कहा जाएगा? वाइस रॉय। तो बता, पहला वाइस रॉय कौन बन जाएगा? कैनिंग, ठीक है, वाइस रॉय पोस्ट को क्रिएट कर दिया गया।
क्रिएटेड, और पहला वॉइस रॉय बना लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब ये खुश हुआ होगा कि नहीं, अरे वाह वाह बच गया। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय, वॉइस रॉय, इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये फिर से दुखी हो गया, क्यों? महारानी ने कहा वॉइस रॉय तो रहेगा, लेकिन वॉइस रॉय किसी काम का कर नहीं पाता है। जैसे गवर्नर जनरल था, इसकी देख रेख में इतना सारा बड़ा 1857 की क्रांति हो गई, तो वॉइस रॉय कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए इसके ऊपर एक और ऑफिसर बैठाओ, उसे कहा जाएगा राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी। वॉइस रॉय के ऊपर कौन आके बैठेगा? स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी पोस्ट क्रिएटेड, ठीक है, बड़ा। अब वॉइस रॉय बड़ा होगा कि स्टेट सेक्रेटरी बड़ा होगा? स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है। अब जैसे तुझसे पूछूं कि आईएएस बड़ा होता है या सीएम बड़ा होता है? सीएम बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट सेक्रेटरी आता था, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का कोई मिनिस्टर होता था, और ये वॉइस रॉय ऑफिसर होता था। सीएम बड़ा कि आईएएस बड़ा? तो स्टेट सेक्रेटरी बड़ा होगा कि वाइस रॉय बड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है, मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख, ये जो स्टेट सेक्रेटरी होता है वो हमारे यहाँ के सीएम की तरह था, यानी पढ़ा लिखा नहीं होता था, पार्लियामेंट का सदस्य होता था वहां के, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वाइस रॉय रहता था, ये पढ़ा लिखा होता था, ये ऑफिसर होता था। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्टेट सेक्रेटरी क्या रहता था? मिनिस्टर, ब्रिटेन मिनिस्टर, ब्रिटेन का मिनिस्टर होता था, ठीक है, ब्रिटेन का मिनिस्टर। तो ये सब सिस्टम सोच रही है कैसे भारत में काम कर रहा है, सब कॉपी किया हुआ है। कभी तो सीएम के अंडर में सारे के सारे आईएएस आईपीएस काम करेंगे, यहाँ ब्रिटेन के मिनिस्टर के अंडर में पढ़ा लिखा वाइस रॉय काम करेगा। है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बता सबसे पावरफुल कौन? स्टेट सेक्रेटरी। ये बताने की जरूरत है, मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया ना। खाली ध्यान से समझते रहे, नहीं तो सब दिमाग से निकल जाएगा। मोस्ट पावरफुल, पावरफुल, इतना क्लियर है? ओके, ओके, ओके। अब देख, कहेगा ये सारा का सारा चीज हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा चीज हो गया, इतनी चीजों को उसके मैनिफेस्टो में लिखा गया था, ठीक है। मतलब और भी दूसरी दूसरी चीजें रहेंगी, लेकिन उसको हमसे इम्पोर्टेंट है, हमारा ये चीजें इम्पोर्टेंट है। तो कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? 1858 में, मतलब कि जैसे ही रानी का घोषणा पत्र आया, रानी की घोषणा पत्र के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का सारा शासन किसके हाथ में चला गया? क्वीन के हाथ में चला गया, ठीक है, क्वीन के हाथ में चला गया। वाइस रॉय का पोस्ट खत्म हुआ कि आया? आया। वाइस रॉय के ऊपर कौन आया? स्टेट सेक्रेटरी, ठीक है, स्टेट सेक्रेटरी। अब एक सवाल ये भी पूछता है कि एक बात बताओ, जब ये 1857 की क्रांति हो रही थी, उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर। हाँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ कहा लिखू, यही लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन पीएम, प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो उसका नाम था, उसका नाम ये याद रखना, पालमेर, पालमेर
ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ऑलमोस्ट डन। ये नाम याद रखना है, ठीक है, ये नाम याद रखना। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो 1857 रिवोल्ट था, ये क्या ये सक्सेसफुल हुआ? नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके सक्सेसफुल न होने की वजह मैंने बता दी, सारी की सारी चीज। कहां से कितने लड़ाई की वो बता दी, उसके बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता दिया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें याद रखना, और यहाँ से 1857 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।